Hello, good morning, everybody. Namaskar, dosto. Most of us have faced all sorts of issues in our life. We've had problems, confrontations, people deceive us, they lie to us, and sometimes we even lie to people. All sorts of things happen. We get angry, upset, annoyed. Slowly, with age, these problems become bigger. We avoid them and develop even more problems like diseases and whatnot. If we try to solve them, we need somebody who can help us. So these days, we look for a Dimag ka doctor, a psychologist, a counselor, a therapist, or psychiatrist. In short, somebody who's a dost, somebody who's a friend, and yet not involved in these problems. So let's talk to Miss Jyotika Kapoor. She's a DU Masters in Psychology. She's done a double diploma in counseling and rehabilitation in psychology. She has about 10 years of experience in dealing with different psychological issues. So let us now understand from Jyotika what exactly is a Dimag ka doctor. Welcome, Jyotika. Thank you, Sure. Shelza, for your warm introduction. एंड दिमाग Thank के you. डॉक्टर के बारे में आपने जो बोला Mhm. उसके बारे में थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अ टच टू आवर ऑडियंस. अक्सर दिमाग के Mhm. डॉक्टर के बारे में ज़्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं होता. लोगों को ये लगता है कि दिमाग का डॉक्टर यानी कि आप एक नॉर्मल डॉक्टर के पास चले जाओ, दिमाग का चेकअप करवा लो, MRI करवा लो, एंड दैट इज़ नोन एज अ दिमाग का डॉक्टर. आज भी इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज में साइकोलॉजिस्ट को एक टैबू के तौर पर देखा जाता है, जहाँ जी. पे उनको लगता है कि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए किसी थर्ड पर्सन के पास जा रहे हैं, इसका मतलब आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स इक्विप नहीं है कि वो आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सकें. अगर पेरेंट्स को Mhm. बताया जाए तो उनको लगता है क्या हम इनफ नहीं थे कि आप किसी बाहर वाले के पास जा रहे हो. दोस्तों को लगता है अरे यार तू मुझसे बात कर लेता, मैं तेरी प्रॉब्लम्स का तेरे को सॉल्यूशन दे देता, तू बाहर किसी को जाके क्यों पैसे दे रहा है. लेकिन कौन होता है दिमाग का डॉक्टर और वो कैसे हमारे फैमिली जी, that is what my first question. That is my first question for you, Jyotika. कि हमें इतने सारे टर्म्स दिखते हैं जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे tell me what is the difference between a psychologist, psychoanalyst, therapist, psychiatrist, hypnotherapist, counselor, life coach. हे भगवान, इतनी सारी टर्म्स है, किसके पास जाना चाहिए? आप बताएं. टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए मैं एक आसान और एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहूंगी. मान लीजिए जी. कोई इंसान है जो डे टू डे प्रॉब्लम्स के कारण स्ट्रेस्ड है, एंशियस है, उसको एक होपलेसनेस लग रही है कि यार मेरे को कोई नहीं समझ रहा. ऐसा नहीं है कि वो घर परिवार या दोस्तों से बात करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन शायद उसको ऐसा लगता है कि जो वो बताने की कोशिश कर रहा है, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, वो कोई नहीं समझ पा रहा. अब ऐसे में एक इंसान को किसके पास जाना चाहिए और क्या गारंटी है कि वो इंसान समझेगा? ऐसा सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता है. तो इसको समझने के लिए पहले हम टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो आपने पूछा. दो ब्रॉडर टर्म्स हैं, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट. साइकोलॉजिस्ट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर बहुत सारी फील्ड्स आती हैं. हिप्नोथेरेपिस्ट, लाइफ कोच, काउंसलर, थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड और भी बहुत सारी टर्म्स. ये सारे टर्म्स साइकोलॉजिस्ट एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर फॉलो करती हैं, जिसमें इन लोगों की क्वालिफिकेशन और इन लोगों का एक्सपीरियंस उससे उस एरिया के अंदर ज़्यादातर होता है जिस एरिया और जिस फील्ड को इन्होंने फॉलो किया होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइफ कोच लाइफ स्किल्स रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा इक्विप्ड होते हैं. जैसे हमें दिनचर्या में अपना क्या क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे हम सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकें अपनी लाइफ में. क्या एक पैटर्न रहना चाहिए, आप अपनी लाइफ में जिस जगह पर हैं और जहां जाना चाहते हैं उसमें जो गैप है उसको ब्रिज करने में लाइफ कोच आपकी मदद करते हैं और समझने में आपकी हेल्प करते हैं
कि करियर के लिए आपके लिए बेस्ट सूटेबल क्या है। वहीं पर जो हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं वो आपके पास्ट डीप रूटेड फियर्स के ऊपर काम करते हैं। डीप कॉन्शियसनेस के अंदर जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे जब हम सब लोग छोटे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, या एक ट्रॉमा के तौर पर कुछ एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में रह जाते हैं, जैसे स्कूल में बुलिंग का इंसिडेंट, या इस प्रकार के और भी बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं। तो शायद बड़े होने के साथ हम लेट को तो कर देते हैं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड और हमारी कॉन्शियसनेस दोनों पे होता है। तो हिप्नोथेरेपिस्ट आपकी मदद करते हैं आइडेंटिफाई करने में, और उसको हील करने के लिए जो सेशंस लगते हैं उसको हिप्नोथेरेपी सेशंस कहते हैं, जिसमें वो आपको रिलैक्सेशन से लेकर क्योर के तक की पूरी जर्नी डिजाइन करते हैं। इसके साथ जो काउंसलर और थेरेपिस्ट होते हैं वो आपकी डे टू डे प्रॉब्लम्स, इमोशनल, मेंटल, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को समझने में आपकी मदद करते हैं। आपको एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क और डिजाइन देते हैं किस तरीके से आप उन प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। इसके लिए इस फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी थेरेपी टेक्निक्स का भी यूज किया जाता है। जैसे आमतौर से हम सभी लोगों ने CBT का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसके हेल्प से थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल में किस तरीके से लिया जाता है, इसके अलग अलग सेशंस होते हैं। माइंडफुलनेस बेस्ड अप्रोचेस का यूज किया जाता है और थेरेपीज का यूज किया जाता है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ये थेरेपीज और इसका यूसेज इंसान की प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, और जैसे उनकी प्रॉब्लम होती है उसी तरीके का एक फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं काउंसलर और थेरेपिस्ट। तो ये सारी टर्म्स साइकोलॉजिस्ट के अंडर फॉल करती हैं। अच्छा। बट अब मुझे ये बताइए कि जैसे मैं तो जानती नहीं हूँ, आई मीन यू टोल्ड अस अभी ये सब कि, बट एज अ लेम मैन, एज अ कॉमन मैन, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बेटी के साथ अगर मुझे कोई इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, या उसकी पढ़ाई में इश्यूज आ रहे हैं, या रिबेलियस नेचर, तो मैं किसके पास जाऊंगी? मैं हाउ डू आई नो व्हिच डॉक्टर्स टू गो टू? अब जैसे आपने बताया कि आपको अपने बेटी के साथ इश्यूज आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उसके इश्यूज किस चीज को लेकर आ रहे हैं। आप उसके साथ एक रैपो बिल्ड कर दोस्त बनकर समझने की कोशिश कीजिए, या अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है अपनी बातें शेयर करने में, तो उसको ऑब्जर्व करिए कि वो कब सबसे ज्यादा परेशान होती है, या ज्यादातर परेशान रहती है, या कभी कभार परेशान रहती है। एंड ऐसे में अगर वो कभी कभार परेशान रहती है तो उसको एक साइकोलॉजिस्ट के पास, स्पेसिफिकली चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास, जो बच्चों में ट्रेंड होते हैं, बच्चों को समझने में इक्विप्ड होते हैं, उनके पास लेके जाना हेल्पफुल रहता है, जिससे कि वो आपकी बेटी के दोस्त बनकर उनको समझ सके, और साथ ही वो आपकी भी मदद करेंगे आपको ये बताने में कि आपकी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स के मन में एक डर रहता है कि मेरा बच्चा अगर जाके बात कर भी लेगा किसी थर्ड पर्सन से, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कैसे उसकी मदद कर पाऊंगी। जी, अच्छा, बट ओके, ऐसे में आप उनके साथ 1-to-1 कनेक्ट कर अपने बच्चे की प्रोग्रेस, उनकी फीलिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार टीनेज में कुछ बातों को लेकर झूठ भी बोल देते हैं, जिससे कि उनको उनकी इमेज दूसरे इंसान के सामने अच्छी बने, और वो इंसान उनको ऐसा समझे कि ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो ऐसे में 1-to-1 कनेक्शन पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहता है बच्चे की प्रोग्रेस को समझने में, और साइकोलॉजिस्ट के लिए भी हेल्पफुल रहता है बच्चे के साथ काम करके ग्रो करने के लिए। जी, थैंक यू उसके लिए। बट नाउ यू टेलिंग मी अबाउट हम साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं एंड ऑल दिस, तो टेल मी वन थिंग, हम क्या
एक दिमाग का डॉक्टर और डीडी हमें solutions देता है problems की? Does he give solutions to your problems? What is his job? How does he or she help? मतलब क्या है ये, कैसे होता है? क्या कोई जादू की छड़ी है? जादू की छड़ी तो नहीं होती, लेकिन जो एक दिमाग का डॉक्टर होता है डीडी, वो आपकी सबसे पहले आपकी मदद करता है प्रॉब्लम को समझने में। और दो तरीके की अप्रोचेस यूज की जाती है। एक होता है इनसाइट बेस्ड अप्रोच और दूसरा होता है सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच। अक्सर जब एक इंसान एक डॉक्टर के पास आता है तो वो चाहता है कि उसको वो डॉक्टर तुरंत एक दवाई दे और 1 या मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर वो इंसान बिल्कुल ठीक हो जाए। हम सभी यही चाहते हैं, लेकिन दिमाग के डॉक्टर के साथ चीजें थोड़ी अलग होती हैं। इसमें एक इंसान को, क्योंकि दिमाग और दिल दोनों को समझना थोड़ा मुश्किल है, और इसीलिए इसमें थोड़ा सा पेशेंस भी रिक्वायर्ड होता है, जिसमें एक दिमाग का डॉक्टर सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है, आपके डीप इश्यूज के ऊपर समझने की कोशिश करता है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन नहीं देते, बट आपकी मदद करते हैं कि आप खुद अपनी जिंदगी के सॉल्यूशन फिगर आउट कर सकें। क्योंकि दिमाग के डॉक्टर का काम ये भी होता है कि वो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट ना करें लॉन्ग टर्म के लिए, कि चलिए आज आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास वो है मदद के लिए, बट जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं। तो ऐसे तो एक दिमाग के डॉक्टर को आपको जिंदगी भर साथ लेके चलना पड़ेगा, ये भी एक सवाल है, सबके दिमाग में आता है। तो जब हम किसी को कंसल्ट कर रहे हैं तो हमें ऐसे इंसान को कंसल्ट करना चाहिए, ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो हमें इंडिपेंडेंट बना सके अपनी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, हमें पुश करे कि हम उसके साथ एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है कि वो चलना खुद से सीखता है, लेकिन उसके पेरेंट उसके पास पीछे एक सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़ा रहता है। यही काम डीडी का होता है, दिमाग के डॉक्टर का, जो आपके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहते हैं। जहाँ पे भी आपको लगता है आप गिरने वाले हैं, वो आपको संभालने के लिए खड़े रहते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, आपको राइट अंडरस्टैंडिंग देते हैं, और जो पास्ट के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज रहे होते हैं बचपन से बड़े होने तक के, उनके ऊपर काम करके आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। इनफैक्ट आपको खुद से खुद को जानने में मदद करते हैं। Great, thank you. Now, can you explain ये therapy का process क्या होता है? How does it work? मतलब give us an example. कितना short, कितना long process है ये? क्या होता है इसमें? थेरेपी का प्रोसेस डिफाइन होता है एक इंसान की प्रॉब्लम के ऊपर। जैसे अगर एक इंसान को वायरल हुआ है फिजिकल टर्म्स में, तो उसका कोर्स 3 से 5 दिन का होता है। लेकिन वहीं पे अगर किसी को टाइफाइड या कोविड हुआ है तो उस इंसान का ट्रीटमेंट 20 से 25 दिन तक का रहता है मेडिसिन का। तो इसी तरीके से जब एक दिमाग के डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो दिमाग का डॉक्टर पहले 1 से 2 सेशंस में आपको एनालाइज करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी गहरी है, कितनी डीप रूटेड है, और उसके बेसिस पे वो आपको एक ट्रीटमेंट प्लान देते हैं कि आपको कितने सेशंस लगेंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम्स छोटी हैं, मतलब जिसमें डॉक्टर को लगता है कि वो प्रॉब्लम्स का क्योर आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो एक मामूली लेवल पे 2 से 3 महीने, जिसमें सेशंस की फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 1 बार से 10 दिन के बीच में होती है, तो वन सेशन इन अ वीक टू 10 डेज की फ्रीक्वेंसी के साथ स्टार्ट किया जाता है ये प्रोसेस, जो 2 से 3 महीने के अंदर, अगर प्रॉब्लम्स शॉर्ट टर्म है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उसमें उसके लिए ये काम करता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स डीप रूटेड है तो उसके लिए कभी कभार 6 महीने से 8 महीने भी लग जाते हैं। ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एनरोल्ड विद अ थेरेपिस्ट, ओके, वो कहते हैं कि वो हम मतलब जो हमने पैकेज डिसाइड किया है, हमें शी विल गिव अस 4 सेशंस, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर दोस 4 सेशंस? हाउ विल इट सॉल्व माय इश्यूज? मतलब कैसे होगा ये? जब आप
किसी भी सेशन के लिए या प्लान के लिए एनरोल करते हैं तो उसके अंदर एक थेरेपिस्ट एक स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट करता है। पहला 1 से दूसरा सेशन उनका आपको जानने के लिए होता है और आपका अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो एक डॉक्टर आपसे पूछता है जिसके बारे में आपने शायद कभी पहले सोचा भी नहीं होता। तो पहले 1 से 2 सेशन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को लेकर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन डिजाइन होता है जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया जाता है, जिसमें दिमाग का डॉक्टर आपको एक फ्रेमवर्क देता है कि किस तरीके से कौन कौन सी थेरेप्यूटिक अप्रोचेस का यूज किया जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक इंसान है, वो ऑफिस के अंदर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनके आपस में अपनी कलीग से नहीं बनती, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है। अब इस वजह से उनको स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो इसको कैसे डील करें। एंड व्हेन दे अप्रोच अ साइकोलॉजिस्ट, उनकी कैसे मदद करते हैं। पहले सेशन में वो समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अपने ऑफिस में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे हैं, किस तरीके की पॉलिटिक्स होती है, क्या वो अपने मैनेजर के साथ अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाते हैं या शायद बातें अपने मन में ही रख लेते हैं। तो सबसे पहला सेशन के अंदर समझने की कोशिश की जाती है। फिर अगर जहाँ पे इश्यू आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो अपने मैनेजर को अपनी बातें रख नहीं पा रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि मान लीजिए मैंने अपने मैनेजर को जाके बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वैसी मार्केट बहुत डाउन चल रही है, कहीं मुझे बाहर ही ना निकाल दिया जाए कंपनी से। इस डर की वजह से वो शायद अपने मैनेजर को जाके बात नहीं कह पा रहे हैं और वो अंदर ही अंदर इमोशंस उनके एंजाइटी फील करा रहे हैं। तो ऐसे में एक साइकोलॉजिस्ट उनको पुश करता है, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करता है, जिसमें उन्हें कुछ टेक्निक सिखाई जाती हैं जो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करती हैं। साथ ही उनको ये बोला जाता है कि आप अपने मैनेजर से जाकर बात कीजिए और एक तरीका सिखाया जाता है किस तरीके से बात करनी है, जिससे कि मैनेजर भी उनकी बात को पॉजिटिवली ले और जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो, क्योंकि बिना बोले तो प्रॉब्लम कोई समझ ही नहीं सकता। Absolutely, absolutely. Great. I think that is quite interesting. But आप ये बताइए, जैसे these days ना काफी कंपनीज और स्कूल्स वगैरह में काउंसलर्स होते हैं, राइट? एंड हम लोग जाते हैं और उनको मतलब बताते हैं। डर ये होता है कि सपोजिंग वो काउंसलर या कोई वो जो थेरेपिस्ट है वो हमारे लोगों को ना बता दें हमारी बातें, या if whatever I confide into a counselor, मैं कुछ भी उनको बताती हूँ, वो कहीं हमें मतलब हम मुसीबत में ना पड़ जाए, वो हमारे बॉस को ना बता दे, हमारी टीचर्स को ना बता दे, जहाँ भी वो होते हैं, जैसे वर्क प्लेसेस में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, तो उसका क्या मतलब सेफ गार्ड है? हाउ डज दैट वर्क? ऐसे केस के अंदर सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि मेडिकल टर्म्स में जिस तरीके से कुछ रूल्स होते हैं हेल्थ के, उसी तरीके से फॉर एवरी साइकोलॉजिस्ट एक एथिक्स होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी का एथिक्स, जो हर साइकोलॉजिस्ट को फॉलो करना बाउंडेड होता है। हर एक साइकोलॉजिस्ट के लिए ये कंपल्सरी होता है कि वो अपने एक क्लाइंट की बात किसी दूसरे क्लाइंट, कलीग, फैमिली मेंबर या किसी भी पर्सनल या प्रोफेशनल रीजंस के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर उनको जाकर उस क्लाइंट के बारे में कोई बात बतानी भी है तो पहले उस क्लाइंट का कंसेंट लेना जरूरी होता है, कि उनसे पूछना ये बात जरूरी होती है कि मुझे लगता है मेरी ये बात उनको बताने से आपकी मदद होगी, क्या आप भी इस बात से अग्री करते हैं? अगर वो परमिशन देते हैं तो उस केस में बताई जाती है, और वो भी तब होता है जब भी कोई लीगल मैटर